ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अभी हाल ही में अपनी सेक्टोरल रिपोर्ट में ये कहा है कि इंडियन डिफेंस कंपनीज 14% CAGR के साथ ग्रो कर सकती हैं। CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि जो हमारी इंडियन डिफेंस कंपनीज है वो हर साल 14% के ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ेंगी। अब ये जो न्यूज़ है ये जो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो आज के इस सेशन में हम इसी रिपोर्ट को डिटेल में देखेंगे कि जेफरीज ने डिफेंस सेक्टर को लेकर ये जो रिपोर्ट निकाली है इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स रिलीज की हैं, तो इन्हीं को कवर करेंगे और साथ में फोकस करेंगे इंडिया के इंडिजिनाइजेशन पे कि डिफेंस सेक्टर में जो ये हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स कई सारे लेकर आ रहे हैं, जो स्वदेशी हम कहते हैं, ये सब इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देखते हैं कि सेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो हम जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है, जो रिसेंट न्यूज़ है, सबसे पहले तो उसे ही डिस्कस करेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उसके अलावा इंडिया के डिफेंस लैंडस्केप की बात करेंगे कि करेंटली कैसा है और रिपोर्ट के हिसाब से क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट। और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे कि सो फार अभी रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि इंडिजिनाइजेशन जो है इस सेक्टर में और ज़्यादा आ सके। उसके बाद हम लास्ट में बेनिफिट्स और चैलेंजेस भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे कि अगर इंडिजिनाइजेशन होता है तो उसके फ़ायदे और इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं इसको पूरा करने में। तो रिसेंट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा जैसे कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 14% CAGR के साथ जो हमारी इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं वो ग्रो करने वाली हैं। ये पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया के डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल सकती है, ऐसा कहना है जेफरीज का। जेफरीज जो कि आपका एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, इसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है 14% CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि हर साल 14% का ग्रोथ हमें हमारी डिफेंस कंपनीज में देखने को मिल सकता है। और ये कितने सालों में देखने को मिलेगा, तो ये फाइनेंशियल ईयर 24 से 30 एस्टिमेट किया गया है। ई का मतलब यहाँ पर एस्टिमेटेड है। तो 24 से 30 के बीच में जो है ना 14% का ये CAGR हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा कंपनीज में, ये इसका जो मेजर फैक्टर है वो ये है, रीजन जो है वो ये है कि गवर्नमेंट इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि सेल्फ रिलायंट बने, इंपोर्ट्स हमारे कम हो, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करना शुरू करें। तो ये जो सेल्फ रिलायंट फैक्टर है गवर्नमेंट का, इंडिजिनाइजेशन पुश है गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर में, एक बड़ा रीज़न है कि हमें डिफेंस सेक्टर में जो है ये ग्रोथ नजर आएगी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंडिया की जो डिफेंस स्पेंडिंग है, आगे स्टैट्स पर भी आएंगे हम लोग, इसमें कहा गया है कि जो भारत डिफेंस पर जितना खर्च करता है वो भी डबल हो जाएगा बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 30। सेम पीरियड में जो है इंडिया डिफेंस पर खर्च जो करता है उसका डबल अमाउंट जो है खर्च करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या है कि जो डिफेंस कंपनीज है उनका जो स्टॉक प्राइस है वो और ज़्यादा हाई पुश हो सकता है, ऐसा कहना है इस रिपोर्ट में। सो अनडाउटेडली रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट के लिए और मार्केट के लिए एक अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट होता है। डिफेंस स्पेंडिंग हमारी बढ़ेगी, हमारा जो डिफेंस कंपनीज है उनका राइज होगा, उनके स्टॉक प्राइसेस आगे जा सकते हैं। ये कुछ ऐसी न्यूज़ है जो इस रिपोर्ट में एंटिसिपेट की गई है, बताई गई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कही गई है कि आगे चल के हमारा जो डिफेंस मार्केट है उसमें 90 से 100 बिलियन डॉलर्स का जो है वर्थ नज़र आता है। इतने बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी जो है डिफेंस सेक्टर में नज़र आती है ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। अगले 5-6 सालों में हमें इतने बिलियन डॉलर्स की जो है इंडस्ट्री देखने को मिल सकती है, यानी कि ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है। और एनुअली जो है 13% हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं 13% बोला गया है कि एनुअली इस पीरियड में ग्रो कर सकती है। कंपनीज की बात करें तो 14% CAGR बोला है डिफेंस कंपनीज का, और डिफेंस इंडस्ट्री की ओवरऑल अगर बात करें तो 13% एनुअली CAGR बताया गया है। और साथ साथ में ये भी कहा गया है कि इंडिया का जो फोकस है सेल्फ रिलायंस पर और जो कई सारे अभी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं वो भी एट्रीब्यूट किया गया है कि ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया का ऑर्डर फ्लो जो है वो इंक्रीज हो रहा है और एक्सपोर्ट में इंडिया को हेल्प हो रही है, और इंडिया जो है इंपोर्ट क्योंकि कम करना चाहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आने वाले कुछ 5-6 सालों में हमें डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है जेफरीज ने अपनी सेक्टोरल रिपोर्ट में कोट की हैं। अब अगर मैं इसके आगे चलूँ, अगर हम बात करें कि इंडिया का डिफेंस लैंडस्केप कैसा है, तो डिफेंस लैंडस्केप को लेकर भी रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो ग्लोबली इंडिया जो अपने डिफेंस पर खर्च करता है, अपने डिफेंस सेक्टर में
जितना खर्च करता है, तो उस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो इंडिया टॉप 4 कंट्रीज में आता है। 2022 में भी टॉप 4 में था और लास्ट ईयर भी 2023 में भी टॉप 4 कंट्रीज में था। यूएस, चाइना, रशिया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो टॉप 3 में आते हैं, उसके बाद इंडिया आता है। तो ये टॉप 4 कंट्रीज हैं जो अपने डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। सो इंडिया अनडाउटेडली टॉप 4 कंट्रीज में आता है और हमने जैसे कि रिपोर्ट में देखा कि आगे चल के और ज़्यादा जो है अपनी स्पेंडिंग इंडिया इंक्रीज करने वाला है, डबल करने वाला है इनफैक्ट। तो ये एक क्या है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। उसके अलावा बोला गया है रिपोर्ट में कि सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है डिफेंस इक्विपमेंट का, और 9% जो है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स का जो है मेकअप करता है इंडिया, यानी कि ग्लोबली जितने भी आर्म्स इंपोर्ट किए जाते हैं उसका 9% हिस्सा जो है कौन खरीदता है, इंडिया इंपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी 14 टाइम्स जो है इंक्रीज हुए हैं। अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 17 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 24 तक अगर हम आते हैं तो इस ड्यूरेशन के बीच 14 टाइम्स हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। अब ये कई सारी पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत बड़ी वीकनेस भी है डिफेंस सेक्टर की। हावेवर अगर हम एक्सपोर्ट्स की तरफ एक नज़र डालें तो इंडिया ने इंडिविजुअली जो है क्या है 14 टाइम्स अपना एक्सपोर्ट भी इंक्रीज किया है। और यहाँ पर इंडिया का जो टारगेट है एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने का वो भी है $7 बिलियन का। यहाँ पर टारगेट इंडिया ने रखा है कि $7 बिलियन तक हम अपना एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज करें बाय फाइनेंशियल ईयर 30, है ना, फाइनेंशियल ईयर 30। तो यहाँ पर ये टारगेट भी जो है जेफरीज ने बताया है कि $7 बिलियन तक जो है ये टारगेट रखा गया है और ये इंक्रीज हो सकता है अगर गवर्नमेंट अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहती है। तो ये डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी साथ साथ में बढ़ाना होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कंपनीज जो हैं, जो डिफेंस कंपनीज हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है, यानी कि अपने इंडिविजुअली तो वो 14% CAGR के साथ राइज करेंगी ही करेंगी, साथ में उनके लिए 18% ग्रोथ के साथ जो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी डिफेंस कंपनीज में नजर आएगी। 18% CAGR के साथ जो है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर नजर आएगी। तो ये कुछ अलग अलग स्टैट्स हैं, कुछ अलग अलग मेट्रिक्स हैं जो कि इस रिपोर्ट में बताए गए हैं कि 14% CAGR के साथ डिफेंस कंपनीज ग्रो करेंगी, 13% CAGR के साथ जो है हमारा डिफेंस इंडस्ट्री ग्रो करने वाला है अगले 5 से 6 सालों में, और 18% CAGR के साथ हमारी डिफेंस कंपनीज के लिए एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी और ये देखने को मिलेगा अगले 5 to 6 ईयर्स में। इसके साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट की ही बात करें तो इंडिया अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है तो इंडिया के लिए इटली, इजिप्ट, UAE, भूटान, इथियोपिया जैसे, सऊदी अरेबिया जैसे कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस है, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत अट्रैक्टिव डिफेंस डेस्टिनेशंस बनते हैं इंडिया के लिए, यानी कि यहाँ पर इंडिया जो है एक्सपोर्ट अपना अच्छे से कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो मिडिल ईस्ट, इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मिडिल ईस्ट जो है वो 33% अकाउंट करता है, यानी कि 33% ग्लोबली जितना इंपोर्ट होता है वो कहाँ जाता है, वो मिडिल ईस्ट में जाता है। इसकी वैल्यूएशन की अगर बात करें तो ये $11 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो मार्केट है मिडिल ईस्ट का, जहाँ पर 33% इंपोर्ट हमें देखने को मिलता है, तो ये जो मार्केट है इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा पोटेंशियल है। यहाँ से इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल रिपोर्ट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है हमारे डिफेंस सेक्टर को लेकर कि आगे आने वाले कुछ 5 से 6 सालों में हमारा डिफेंस सेक्टर ग्रो कर सकता है। अब इसके आगे आते हैं कि अगर जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात की गई कि सेल्फ रिलायंट क्योंकि हम बन रहे हैं, इंडिजनाइजेशन को पुश मिल रहा है, इस वजह से आने वाले ईयर्स में हमें ये क्या है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब साथ साथ में बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हमें रिसेंट ईयर्स में देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ये पुश हमें इस सेक्टर में नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आ जाएगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कुछ टफ नहीं है, बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जिसके जरिए क्या है हम वेपन्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। ये बहुत लंबे समय से ये पॉलिसी चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट 2016 में देखने को मिला। कई जगह इसे DPP 2016 के नाम से जाना जाता है। 2016 इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि 2016 में इसमें एक नया एडिशन हुआ था, जिसके बाद वेपन्स को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो और ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो गया था, वो और ज़्यादा ईजी हो गया था। तो बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसके जरिए हम वेपन्स को एक्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इनिशिएटिव हमें
हमें गवर्नमेंट के जरिए देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो आईडेक्स देखने को मिलता है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। आईडेक्स की अगर बात की जाए तो उसे साल 2018 में लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली है कि जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए फंडिंग, उसके लिए R&D, उसके लिए इनोवेशन जो चाहिए, उसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने का काम जो है वो कौन करता है, वो आईडेक्स करता है। तो जो भी ग्रांट चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए इनोवेशंस के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, वो कहाँ से आता है, आईडेक्स के जरिए आता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी MSMEs हो गई, एक्सपर्ट्स हो गए, उन सबको एक साथ लाया जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, और एडिकेट फंडिंग और फंड्स जो है बेसिकली दिए जाते हैं। तो ये आईडेक्स भी एक नई इनिशिएटिव है जो कि रिसेंटली हमें देखने को मिला है। उसके बाद आ जाता है स्प्रिंट चैलेंजेस। स्प्रिंट चैलेंजेस की अगर बात करें तो ये बेसिकली इंडियन नेवी के लिए लाया गया था 2022 में, और इसे लाया गया था इस पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पर क्या है 75 ऐसे आइटम्स बनाए जाएं जो क्या है हमने ही बनाए हों, यानी कि स्वदेशी ऐसे इंडिजिनस ऐसे प्रोडक्ट्स हों, ऐसे आइटम्स हो 75 जो कि हमने ही बनाए हैं और हमारी नेवी में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके चैलेंजेस जो हैं, अलग अलग वेरिएशंस इस चैलेंज के लॉन्च किए जाते रहते हैं ताकि इंडिजनाइजेशन को और पुश मिले और जो भी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं उनको क्या है नेवी में शामिल किया जाए। तो 75 आइटम्स इंडिजिनस आइटम्स बनाने का ये चैलेंज रहता है। स्प्रिंट चैलेंजेस ये भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, और ये ओवर डिफरेंट ड्यूरेशंस हमें देखने को मिलता रहता है, ये चैलेंज लॉन्च किया जाता रहता है। उसके बाद आ जाता है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में करंटली 2 हमें इस तरीके के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये जो कॉरिडोर्स होते हैं ये बेसिकली किस लिए होते हैं, ताकि डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जा सके, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड अगर कुछ आइटम्स हमें बनाने हैं तो उनको डेवलप किया जा सके, इंडिजिनस प्रोडक्शन हो सके, और जो शिपमेंट है, जो सप्लाई है रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट्स तक का, वो इजीली इन कॉरिडोर्स के जरिए हो सके। तो बेसिकली ये क्या है, डेडिकेटेड कॉरिडोर्स हैं जो कि सिर्फ डिफेंस के लिए बनाए गए हैं ताकि कंपनीज वगैरह जो भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर वो क्या है अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सके और इजीली उनको सप्लाई कर सके। तो इस तरीके के 2 हमें इंडिया में करंटली कॉरिडोर्स देखने को मिलते हैं, तो इनको भी रिसेंटली डेवलप किया गया है। उसके बाद आ जाता है सृजन पोर्टल। सृजन पोर्टल जब लॉन्च किया गया था तो इसी पर्सपेक्टिव से लॉन्च किया गया था कि जो इंडिजिनस आइटम्स उनको बनाया जाए। सो बेसिकली इसमें क्या होता है इस पोर्टल में कि बहुत सारे जो डिफेंस के PSUs हैं या OFBs हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे आइटम्स की लिस्ट जो है इस पोर्टल में डाल देते हैं जो कि क्या है हम फिलहाल इंपोर्ट करें। कोई भी मान लो कोई भी हम एयरक्राफ्ट, कोई भी वेपन हम अभी दूसरे कंट्री से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे आइटम को, ऐसे प्रोडक्ट को क्या है इस पोर्टल में डाल दिया जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और आगे चल के जो डिफेंस कंपनीज हैं, जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज है या जो और कंपनीज हैं, वो क्या है इन आइटम्स को देखती हैं कि अच्छा ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इनको हम यहाँ पर खुद भी बना सकते हैं, तो उनको बनाने की कोशिश की जाती है डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल्स ऑन एवरीथिंग। तो सृजन पोर्टल बेसिकली ये है कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें हम खुद ही अपने कंट्री में बनाएं, इसके लिए सृजन पोर्टल जो है डेवलप किया गया था। उसके बाद बात करें तो आ जाता है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। ये एक अनदर इनिशिएटिव देखने को मिलता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। सो ये बेसिकली जो लिस्ट होती है ये ऐसी लिस्ट होती है, ये आर्म फोर्सेज के लिए होती है, हमारी जो आर्म फोर्सेज है उनके लिए लिस्ट होती है। तो इस लिस्ट में भी कई सारे आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हो सकते हैं 200, 300, 1000 नंबर ऑफ आइटम्स जो है ये वेरी कर सकता है इन लिस्ट्स में। और इन लिस्ट में वो आइटम्स होते हैं जो हमने खुद बनाए हैं, डोमेस्टिक आइटम्स जो हमने खुद बनाए हैं जिनको आर्म फोर्सेज ही परचेज कर सकती हैं। तो ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिलीज भी करती रहती है, आप डेटा भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि इंडिजिनाइजेशन के लिए हमें ओवर द रिसेंट ईयर्स अभी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू देखने को मिले हैं डिफेंस सेक्टर के लिए। इन इनिशिएटिव्स के जरिए जो है क्या है इंडिजिनाइजेशन को क्या है पुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर साथ साथ में हम चैलेंजेस पर भी अभी आएंगे। अगर हम इंडिजिनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिल सकते हैं। अगर इंडिजिनाइजेशन लेट्स से हम 100% इंडिजिनाइजेशन अचीव कर लेते हैं कि हम इम्पोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम खुद ही बना रहे हैं, नॉट 100%, लेट्स से 60 to 70% इंडिजिनाइजेशन में अगर अचीव कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो हमें मिल जाएगा सेल्फ रिलायंस का। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आपको किसी से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो आप सेल्फ रिलायंट हो, आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। सेम डिफेंस सेक्टर में भी है कि अगर आप कहीं दूसरी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आप खुद ही उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको किसी दूसरे नेशन पर डिपेंड नहीं होना, आपको उनके साथ नेगोशिएशंस में नहीं पड़ना, आप खुद ही उन प्रोडक्ट्स को, उन आइटम्स को बना सकते हो, आप खुद ही उसमें क्या है सेल्फ रिलायंट हो सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, आप एक
अच्छा जो है ना इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए। उसके बाद बात करें तो इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर सेल्फ रिलायंट हम बनते हैं, अगर हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, ऑब्वियसली सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं तो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करना बंद करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सकते हैं, हमारे कंट्री को क्या है इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है और अल्टीमेटली क्या है यहाँ पर जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिक बूस्ट डिफेंस सेक्टर को मिलेगा तो बाकी सेक्टर्स को भी क्या है पुश मिलेगा, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उनको भी पुश मिलेगा। तो ओवरऑल एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है और अनडाउटेडली क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है लोगों के लिए खोलेगा, तो जॉब क्रिएशन भी एक बड़ा बेनिफिट आ जाता है जो हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें तो एनहांस्ड नेशनल सिक्योरिटी, ये भी एक बेनिफिट है। अगर हम बात करें सेल्फ रिलायंट होने की, अगर हम इंडिजिनाइजेशन को पुश करते हैं, सेल्फ रिलायंट बनते हैं, तो हमें दूसरे देशों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर मान लो कोई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई डिस्ट्रप्शन आता है, कोई बाधा आती है, तो उससे क्या है हमारे प्रोडक्ट्स पर, हमारे इकोसिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हम दूसरे नेशंस पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे है हम अपनी खुद की डिफेंस पॉलिसीज जो है क्या है बना सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट फेयरिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर्स। तो इससे क्या है अनडाउटेडली नेशनल सिक्योरिटी हमारी क्या है इन्हांस होगी, हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ, बेनिफिट्स लार्ज स्केल पे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर अगर चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो आ जाता है बजट का। भाई बजट का चैलेंज क्यों आता है? सबसे पहले तो हमने देखा था कि डिफेंस स्पेंडिंग हमारी डबल होने वाली है, तो यहाँ पर बजट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर रखा गया है, चाहे हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखें या इस फाइनेंशियल ईयर में देखें जो हमारा बजट रिलीज हुआ है, तो उसमें अगर हम देखें तो लेस देन 2% जो है क्या है हमारी 2% ऑफ जीडीपी है ना, इतना प्रतिशत 2% ऑफ जीडीपी से भी जो है कम प्रतिशत जो है हमने क्या है अपने डिफेंस सेक्टर में लगाया है। अगर हमें अपने टारगेट्स को अचीव करना है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हम टच कर जाएं बाय फाइनेंशियल ईयर 29, तो अगर ऐसे टारगेट्स अगर हमने रखे हैं तो अनडाउटेडली हमें इससे तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ये बड़ा चैलेंज है कि हमारी स्पेंडिंग जो है अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। हाउएवर हम टॉप 4 कंट्रीज़ में आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी डिफेंस स्पेंडिंग अभी उतनी नहीं है जितनी हमारे एम्बिशियस हमारे टारगेट्स हैं। सो बजट जो है एक बड़ा जो है एक चैलेंज पोज करता है डिफेंस सेक्टर के इंडिजिनाइजेशन को लेकर। इसके साथ साथ क्योंकि बजट कम है तो साथ साथ में एक चैलेंज जो है हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में भी देखने को मिलता है, क्योंकि बजट इतना नहीं है, इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है, तो R&D में इन्वेस्टमेंट भी जो है क्या है एट द एंड ऑफ द डे इनसफिशिएंट हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी एक चैलेंज पोज कर सकता है, बिकॉज रिसर्च और डेवलपमेंट ही अगर इनिशियल स्टेज पर अगर हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तो फिर इंडिजिनाइजेशन कैसे होगा, इनोवेशन कैसे होगा। उसके बाद बात करें तो आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अभी भी हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से एडिकेट नहीं है, अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी डोमेस्टिक मार्केट की कि हम बड़े बड़े स्केल पर जो है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को या डोमेस्टिक वेपन्स को या एयरक्राफ्ट फॉर दैट मैटर इन सब चीज़ों को डेवलप कर सकें। हम लोग कर रहे हैं अनडाउटेडली, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी थोड़ी बहुत इनसफिशिएंसी नज़र आती है। तो ये भी एक चैलेंज है जिसकी वजह से क्या है हमें डिलेज देखने को मिल सकते हैं, हमारे खर्चे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना वेल डेवलप नहीं है। उसके बाद बात करें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बेनिफिट्स में बात की थी कि हमारी सिक्योरिटी एनहांस हो सकती है, क्योंकि अगर हम सेल्फ रिलायंट होते हैं तो ये हमें बेनिफिट देखने को मिलता है कि अगर हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं तो क्या है ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे अगर डिस्टर्ब होते हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि अभी हम सेल्फ रिलायंट नहीं है तो ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हमारे लिए एक बड़ा मैटर है, एक बड़ा चैलेंज है। अगर वॉर हो रहा है ग्लोबली अगर हम देखें तो उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई जो है वो क्या है डिस्टर्ब होती है, उसमें अड़चन आती है, तो ये हमारे लिए कंसर्न बनता है, चैलेंज बनता है, क्योंकि कई सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं अभी भी जो हम इम्पोर्ट अभी भी कर रहे हैं, राइट। तो ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हमारे लिए बनते हैं, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज बनते हैं क्योंकि अभी हम फिलहाल कई सारी चीज़ें इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। तो डेवलप करने के लिए फिलहाल हमें चीज़ों को अभी आगे और लेकर चलना है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से एक बड़ा चैलेंज नजर आता है। उसके बाद बात करें तो स्किल गैप्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर डिफेंस सेक्टर में बात की जाए तो स्किल्ड इंजीनियर्स हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इन सब की शॉर्टेज कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जो क्रिटिकल नीश है इसमें इन सब स्किल्ड लेबर की कमी जो है वो नज़र आती है, जिसकी वजह से इनोवेशन पर अल्टीमेटली इफेक्ट नज़र आता है। तो स्किल गैप्स को कम करने के लिए कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है यूथ के लिए लाए जा सकते हैं, जिसके ज़रिए ये जो स्किल गैप्स हैं इनको फिल किया जाए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं और ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो डिफेंस सेक्टर में हमें फ़िलहाल करेंटली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे
सारे जो है ना पर्टिकुलर चैलेंजेस है, लेकिन हमने एक ऊपरी सतह पर इसके ऊपर बात की है। तो बेनिफिट्स और चैलेंजेस कुछ इस तरह के थे। आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा, रिपोर्ट आपको यूज़फुल लगी होगी। जेफरीज के इस रिपोर्ट में जो कहा गया है आपको समझ आया होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक कीप वॉचिंग ET Now। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.